बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। एक नई सुबह का आगाज हम कर चुके हैं। उम्मीद करती हूं कि आपका दिन आज का बहुत अच्छा गुजरे। हम दोबारा से आपके साथ हाजिर हैं और आज हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन आगाज प्रोग्राम का कुछ अच्छी बातों से करेंगे। अगर आप अच्छी और भरपूर जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि अपने आप को डिटर्मिन रखें, हाई एम्स रखें, क्योंकि अगर आपने अच्छी एक सक्सेसफुल लाइफ गुजारनी है तो आपको अपनी हाइट से ज्यादा ऊंचा जंप करना पड़ेगा, अपनी फुल एनर्जी के साथ जंप करना पड़ेगा, तो ही आप जो भी उम्मीद कर रहे थे लाइफ से आपको वो गोल्स मिल सकेंगे। हार्ड वर्किंग इज द की। आप स्मार्ट वर्क भी उसके साथ जरूर करें, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है इसी वजह से, क्योंकि हमें दिमाग मिला है, हमें सोचने समझने की सलाहियत दी है। तो अपनी आंखें खोलिए, हकीकत को पहचानिए। जैसा कि मौलाना रूमी का कॉल है कि जब खुदा ने आपको परों के साथ पैदा किया है तो फिर सारी जिंदगी आपको रेंगने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? क्यों आप रेंगने को तरजीह देते हैं? अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, थोड़ी स्मार्ट वर्क करें, थोड़ा हार्ड वर्क करें, अपने जो भी आपने एम्स और गोल सेट किए हैं उसके लिए डिटर्मिन हो जाए, फोकस्ड हो जाए, तो यकीनन आप वो तमाम गोल्स हासिल कर सकते हैं। जोड़ों का दर्द, अच्छा पहले हम ये सुनते थे कि हमारी नानी दादियों को लगता था जोड़ों का दर्द और वो चल नहीं सकते थे, उठ नहीं सकते थे, मतलब ये एक निशानी थी बुढ़ापे की जो हम देखते आए हैं कि आप बूढ़े कब हो रहे हैं, जब आपकी हड्डियां जवाब दे देती है, जब आपके जॉइंट्स में पेन होता है। लेकिन अब तो यंगस्टर्स में पेन है, मतलब आप जैसे ही अपना टीन एज क्रॉस करते हैं उसके बाद आप एक मिड 30s में होते हैं तो आप में वो आसार नजर आने लग जाते हैं। अब क्या हमारी डाइट ऐसी है, हमारी रूटीन ऐसी है, फिजिकल फिटनेस का हम ख्याल नहीं रखते हैं कि हमें जो जिस्म में हमारी हड्डियां जो है, जहाँ पे जॉइंट्स हैं, घुटनों पे, हमारे हाथों पे, हमारे बाजुओं पे, हमारे पाँव पे, मतलब जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स हैं हमें कहीं ना कहीं उनमें दर्द महसूस होता है। तो एक सेहतमंद और भरपूर जिंदगी गुजारने के लिए हड्डियों का मजबूत और तवाना होना बेहद जरूरी है। कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमें, जो कि हम पूरे नहीं करते हैं क्योंकि हमारी खुराक जो है वो मुतनासिब नहीं होती है, हमारी डेली रूटीन में एक्सरसाइज नहीं होती है, जिसकी वजह से ये मर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। जिसको देखें किसी ना किसी स्टेज में उसको ये मर्ज मौजूद है। पहले जैसे मैंने पहले बात की, ये एजेड लोगों को होता था, लेकिन अब ये बढ़ता जा रहा है और जवान लोगों को भी हो रहा है। तो इसी सारे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि किस तरह से हम मुख्तलिफ थेरेपीज के जरिए, जो आजकल एक बहुत स्टेम सेल थेरेपी मकबूल है, ये थेरेपी कैसे काम करती है, इससे मरीजों को जो है किस तरह से नॉर्मल किया जा सकता है, और क्या इसको कितने सेशन लेने चाहिए हैं, और क्या लोग सेटिस्फाई है इस थेरेपी से, ये कब इजाद हुई थी और आगे इससे कितने हद तक दर्द को कंट्रोल किया जा सकता है। तो डॉक्टर जहीर अंजुम ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र। वालेकुम अस्सलाम, विश अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और आज हमारे ऑडियंस के जिनके भी जोड़ों के दर्द है डॉक्टर साहब, हमने आपसे वो ठीक करवा के जाने हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मुझे भी ये पेन है। अच्छा, क्या इशू है? सबसे पहले मैं हम अपनी एज से स्टार्ट करती हूँ कि हम लोगों को व्हेन वी क्रॉस 20s, हम कॉलेज जब तक जाते हैं वी आर फिट एंड फाइन, उसके बाद क्या होता है कि हमें नेक में पेन, शोल्डर में पेन, हमारे जॉइंट्स में पेन स्टार्ट हो जाता है। वजह क्या है? बुनियादी वजह क्या है? पहले मसाइल पर बात कर लेते हैं। बेसिकली आजकल के दौर में जो डाइट और लाइफस्टाइल है ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो यंग एज में मेरे जो पहले जो पेशेंट्स हुआ करते थे वो आफ्टर 50s या 60s जिनको ये जोड़ों के दर्द होते थे, लेकिन अब जो पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि जो 20s 30s में भी इवन जो ख़ास तौर पर ख़वातीन हैं उनमें ये जोड़ों के दर्द काफ़ी ज़्यादा। एग्जैक्टली, यस जी। तो उसमें एक तो डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि कैल्शियम इंटेक उतनी नहीं है। दूसरा विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि आजकल हर चीज़ एयर कंडीशनड है, लोग अंदर बैठना पसंद करते हैं, और विटामिन डी की जो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है वो सनलाइट है। सनलाइट है, यस। तो सनलाइट में हम काले हो जाएंगे तो ये भी तो मसला है। बिल्कुल जी। लेकिन ये कि सनलाइट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सनलाइट में ज़्यादा नहीं जा सकते तो फिर विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके। अच्छा, डायरेक्टली सनलाइट से अगर हम विटामिन लेते हैं तो आई हर्ड अबाउट इट कि आपके कपड़े ने ढांपा होता है आपके जिस्म को, तो इसकी वजह से भी वो रेज आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाती। बिल्कुल, ये बात ठीक है। अच्छा, ये बात दुरुस्त है। मतलब तो उसको क्या प्रॉपर तरीका क्या है? उसमें यह है कि आप टाइम ज़्यादा गुजारें बाहर, आउटडोर्स जो है कि जितना एरिया आप एक्सपोज्ड है कम से कम वहाँ से तो एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मतलब आपके नेक की बैक साइड, क्योंकि हम ये इस पे
हमारे घर में तकरीबन ऑलमोस्ट हर किसी को ये ज़रूर मसला होता है, डेफिशिएंसी। तो मुझे भी डॉक्टर ने बताया था कि बैक साइड पे आपकी गर्दन से आपकी रेज आपके आएंगी, आप अपने हाथों कोहनियों को नंगा रखें ताकि सनलाइट आपके थ्रू जो है इस हिस्से से दाखिल हो। तो ये लोगों को पता भी नहीं हो, कहते हैं हम सूरज में सामने बैठते भी हैं लेकिन फिर भी डेफिशिएंसी है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप जैसे ये स्टेम सेल थेरेपी है, ये थेरेपी क्या है, ऑडियंस को हमारे बताइएगा। बेसिकली जब एक इंसान पैदा होता है तो जो एक सेल से पूरा इंसान बनता है, वो जो पहला सेल होता है उसको स्टेम सेल कहते हैं। ओके। वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है। उसके बाद आपके डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट सेल लाइन से बनते हैं, जैसे किडनीज हैं, हार्ट है, कार्टिलेज है या ब्रेन है। उस सेल को एडल्ट स्टेम सेल कहा जाता है या मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल कहा जाता है। जब एक दफ़ा वो ऑर्गन बन जाता है तो वो स्टेम सेल वहाँ से ख़त्म हो जाता है, और अगर वो ऑर्गन डैमेज हो तो उसको रिक्रिएट या रीजनरेट करने के लिए वहाँ पे कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। लेकिन लकीली जो आपकी चर्बी है वो सारी उम्र बनती रहती है। आपने फैट बनता है, फैट बनती रहती है। इंसान जितना मोटा होता है उतनी फैट ज़्यादा बनती चली जाती है। तो कोई ऐसा सेल भी है जो आपके फैट को बना रहा है, और वो मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल है जो प्रिकर्सर सेल था बाकी ऑर्गन्स का। ओके। तो अगर आप उसको वहाँ से आइसोलेट करके और उसका रोल चेंज करके तो आप कोई भी सेल लाइन रीजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आई गेट इट। मतलब उसके रीजनरेट करके आप जो उसका पेन है उसको ठीक कर सकते हैं। जी, पेन की वजह को ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो मेरे ज़्यादा जो 60-70% जो केसेस होते हैं जो मेरे पास आते हैं वो नी पेन के होते हैं। नी पेन क्या होती है? ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है, जो आपके जो कार्टिलेज है, ये नरम हड्डी जिसे आम ज़बान में कहा जाता है आपके घुटने में होती है, वो घिस जाती है, जिसकी वजह से हड्डियाँ आपस में रगड़ खाती हैं एग्जैक्टली, और पेशेंट पेन फील करता है। ओके। तो जो आपकी कार्टिलेज या नरम हड्डी का प्रिकर्सर सेल था वो मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल ही था, तो जो कि वहाँ से ख़त्म हो गया। वहाँ से ख़त्म हो गया। ठीक। तो अगर आप चर्बी लेके उसमें से मीज़ेनकाइमल स्टेम सेल्स को आइसोलेट करें तो आप उस कार्टिलेज को रीजनरेट कर सकते हैं, यानी आप दर्द की वजह को ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, ये ऑपरेशन के थ्रू होता है ये सारा? नहीं, ये एक मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है। इसमें लाइपोसक्शन आपने सुना होगा। ठीक है। ये उसी टाइप का एक प्रोसीजर होता है। हम तकरीबन कोई 40 से 80 सीसी के करीब, डिपेंडिंग के एक जॉइंट है या दो जॉइंट्स है, अगर दो जॉइंट है तो 80 सीसी के करीब हम चर्बी कलेक्ट करते हैं। और ये बगैर किसी बेहोशी और बगैर किसी उसके जनरल एनेस्थीसिया के होती है। ओके। और उसको लेबॉर्ट्री में प्रोसेस करके और उसमें से स्टेम सेल्स को आइसोलेट करके और एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड इंजेक्शन, जैसे एक आम टीका होता है, उस तरह हम जॉइंट में इंजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जिस तरह एक टर्म चली थी कि आपके बैक में अगर मसला है तो बैक में भी जो इंजेक्शन लगता है वो यही एक थेरेपी है? इसमें बहुत सी थेरेपीज़ हैं। उसमें एक ओजोन थेरेपी है जो बैक में इस्तेमाल की जाती है। ये स्टेम सेल उससे थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, उससे डिफरेंट है। और वो जो इंजेक्शन है वो आपके नीज में लगेगा? नीज में लगता है। ठीक है, नीज में। ओके। तो वो जो लाइपोसक्शन की आप बात कर रहे थे उसमें तो ये हम जिस्म की चर्बी जो है वो निकाल देते हैं। एग्जैक्टली। तो वो चर्बी जब निकलती है उसी के अंदर से आप सेल कलेक्ट करते हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, बाकी जो वेस्टेज है वो फेंक दिया, फिर उसके बाद उसी सेल को आपने नीज के अंदर इंजेक्ट कर दिया? बिल्कुल। ये एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। उसको मैं थोड़ा सा आम ज़बान में एक्सप्लेन करूँगा। होता ऐसे है कि आप जब चर्बी कलेक्ट करते हैं तो उसकी एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं वो चर्बी के अंदर ट्रैप्ड होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स उसे कहा जाता है। उसकी एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है। उसके बाद उसको वॉश किया जाता है, उसको इंक्यूबेट किया जाता है 37 डिग्रीज पे, और फिर वो जो फैट सेल्स हैं उनको वेस्ट कर दिया जाता है। उसके अंदर से जो स्टेम सेल्स हैं वो तकरीबन उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है। वो उन्हें कलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उनको एक्टिवेट किया जाता है फोटो एक्टिवेशन से। और फिर उनको इंजेक्ट कर जाती है। ये कोई 3 से 4 घंटे का प्रोसीजर है। तो ये जो है इसमें फिर उसकी फाइनल क्वालिटी चेक होता है और उसके बाद हम उसको। अच्छा, ये किस एज तक मतलब करवा सकते हैं? 70-80 तक इस तरह से ये प्रोसीजर होता है? बिल्कुल। मेरे ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो 70-80s में हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी सर्जरी नहीं हो सकती, कोई उनको साथ हार्ट का प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, यही पूछना चाह रही थी। तो उनकी हम स्टेम सेल करते हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ओके, मतलब कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। अच्छा, अगर कोई यंगस्टर में इस तरह से मसला बहुत ज़्यादा आ जाए
तो क्या वो भी ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं? और क्या इज दिस अ वन टाइम ट्रीटमेंट या इसके कुछ सेशंस होते हैं? ये वन टाइम ट्रीटमेंट होती है, और जो यंगस्टर्स में ज़्यादातर जो मेरे पेशेंट्स हैं वो स्पोर्ट्स इंजरीज से रिलेटेड होते हैं, जिनका ACL टीयर या मेनिस्कल टीयर हो जाता है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स। हाँ। तो वो मेरे पास 30s 20s में बहुत से लोग आते हैं जो जिनका हम ये करते हैं, क्योंकि अगर उनकी सर्जरी हो जाए तो उनका करियर ख़त्म हो जाता है। हाँ। तो उनको हम ये स्टेम सेल्स की मदद से, आपने सुना होगा कि वो गोल्फ के बड़े मशहूर प्लेयर हैं टाइगर वुड्स, यस। तो उन्होंने भी अपना स्टेम सेल से ही इलाज करवाया था। ओके, ठीक है, मतलब ये इतना बाहर इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज्ड है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इसकी आगाही के लिए मतलब अभी स्टेम सेल थेरेपी इट्स अ गुड वन, जिस तरह आप ये टेक्निक बता रहे हैं, कितने % रिकवरी के आप मतलब आपके पास कितने पेशेंट्स आते होंगे जिसको आप लगा कि 100% एक्यूरेसी नहीं है लेकिन 70-80% एक्यूरेट हो जाते हैं? जी 80% के करीब जो है वो बिल्कुल ठीक होके गए हैं। ठीक होके गए हैं। ओके। और किस एज ग्रुप के? 60s और 70s 80s में भी रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन ये है कि उसमें कोई 60% के करीब हैं। और वो पेशेंट्स जिन्होंने कैंसर के लिए कीमोथेरेपी वगैरह ली थी तो उसमें इसके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं। ठीक है, मतलब जिनके, अच्छा मुझे ये बताइए कि हमारे बैक में अक्सर हमने ये आम जुबान में सुना है कि मुंह में जो है वो गैप है, तो क्या उसके लिए भी ये थेरेपी यूज हो सकती है? एग्जैक्टली, उसमें हम करते हैं इस तरह है, वो जो ज़्यादा मोहरों का मसला होता है वो डिस्क रिलेटेड होता है, डिस्क बल्ज होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड पे या नर्व रूट्स पे प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से पेन होती है। हाँ। तो हम ओजोन और स्टेम सेल्स को कंबाइन करके डिस्क के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि डिस्क जो है वो सुकड़ती है इसके कंबाइंड इफ़ेक्ट से। तो जो काम आप सर्जरी से लेना चाह रहे हैं वो आप एक नीडल की मदद से ले सकते हैं कि वो जो प्रेशर आपकी नर्व्स पे या स्पाइनल कॉर्ड पे आ रहा है, हाँ, उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, एंटी एजिंग के भी दावे किए जाते हैं स्टेम सेल थेरेपी के जरिए, तो ये क्या ये ठीक है? बिल्कुल, इसके तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मेरे पास बहुत से लोग ऐसे ख़वातीन आती हैं जो एंटी एजिंग के लिए ना सिर्फ उनकी लुक्स बेहतर होती हैं बल्कि ये इंसान ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता है, आपकी जो एनर्जी लेवल बेहतर हो जाता है, आपकी जो ब्रेन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं या आपकी मेमोरी है वो बेहतर हो जाती है। ओके। तो इसके एंटी एजिंग में तो पूरी दुनिया में इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, ख़ास तौर पे वेस्टर्न कंट्रीज़ में। ओके। तो अब तो स्टेम सेल कॉस्मेटिक के नाम से भी चीज़ें मार्केट में आ गई हैं। हाँ, मतलब जिसके ज़रिए आप अपने स्किन को और वैसे, अच्छा माइंड का आपने बोला कि इससे एबिलिटीज़ आपकी मेमोरी को, क्या मतलब इसमें क्या दिमाग का कोई इलाज भी इस थेरेपी के जरिए? पार्किंसंस और अल्जाइमर्स डिजीज़ का भी हम स्टेम सेल के जरिए इलाज हो जाता है। ठीक है। अच्छा, जो आप चर्बी कलेक्ट करते हैं मतलब क्या कोई मसल से या बेली फैट से, कहाँ से वो कलेक्ट करते हैं? मोस्टली बेली फैट से करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जो मोस्टली लोग हैं आपको पता है वो बेली फैट तो होता ही है डेफिनेटली। तो ये बड़ा एक इजी एक्सेस एरिया है। दूसरा ये पेन फ्री है और पेशेंट। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी है तकरीबन? कॉस्ट इसकी डिपेंड करता है कि कितने स्टेम सेल्स आप आइसोलेट करना चाह रहे हैं। जैसे बोथ नीज की जो है वो तकरीबन कोई 4 से 5.5 लाख के करीब इसकी कॉस्ट है। इट्स एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। ये एक्सपेंसिव है क्योंकि अभी इसकी जो किट्स हैं और इसकी जो सारी चीज़ें हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में अभी ये इस पे काम नहीं हो रहा। ओके, ठीक है, मतलब इंपोर्ट करते हैं उसके बाद, ठीक है। लेकिन जो भी ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको लाजमी बात है, सर्जरी से बेहतर है कि आप इस तरह के ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए, और एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद बोलेंगे, गुड मॉर्निंग बोलेंगे। जो लोग अभी तक नहीं उठे हैं उठ जाए भाई, क्योंकि आज यूथ डे मनाया जा रहा है। दुनिया भर में जो यूथ है वो क्या कर रही है, कौम का मुस्तकबिल यूथ के हाथ में है। और पाकिस्तान इज द लकीस्ट कंट्री जस्ट बिकॉज क्योंकि उसकी 65 पॉपुलेशन जो है वो नौजवानों पर मबनी है। तो नौजवान हमारे मुल्क की उम्मीदें हैं, हमसे वाबस्ता इस मुल्क की उम्मीदें। और वो नौजवान जो अभी तक सो रहे हैं उठ जाएं भाई, आज आपका आलमी दिन है। और इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ ये है कि जो भी यूथ को मसले मसाइल हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल जो है वो उसकी कुछ तजावीज़ पेश की जाए,
पाकिस्तान में भी ये दिन मनाया जा रहा है, लेकिन नौजवानों के मसाइल वैसे के वैसे हैं, उसके सोल्यूशन की तरफ कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में जो नौजवान हैं उसमें अफरादी क़ुव्वत के हवाले से दुनिया का खुशकिस्मत मुल्क है, मैंने पहले बताया, क्योंकि हमारी 64% जो पॉपुलेशन है वो यूथ बेस्ड है। और हमारी जो गवर्नमेंट आई थी वो भी नौजवानों का जो नारा है वो लगा के आई थी। और जो यूनाइटेड नेशन है उसमें भी इस साल का जो थीम था वो यही था कि ट्रांसफॉर्मेशन फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ, यानी कि मुआशरे की बेहतरी में नौजवानों का किरदार मुंतखब किया गया है। और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ वेरी एनर्जेटिक, यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मेरी हम नाम है फिजा फरहान, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। इसके साथ साथ जो सबसे अच्छी जो उनकी डेजिग्नेशन है वो है UN सेक्रेटरी जनरल पैनल ऑन विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, उनकी ये मेंबर भी हैं। फिजा, वेलकम टू द प्रोग्राम, और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरी हम नाम है तो मैं आपकी खुल के तारीफ करूंगी। गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग फिजा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा फिजा, माशाल्लाह यूथ बेसिकली रिप्रेजेंट आप यूथ को कर रही हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है जब यूथ आगे निकलती है, और स्पेशली विमेन जिनको हमेशा निगलेक्ट किया जाता है, जिनको हमेशा ये कहा जाता है कि नहीं जी ये अब इस मुआशरे के अंदर एटलीस्ट ये मर्द के शाना बशाना नहीं चल सकती। आप वेस्टर्न को बहुत एडमायर करते हैं, लेकिन वहाँ पे जो औरतों को हुकूक और राइट्स दिए गए हैं यहाँ पर उन पर इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है। यूथ के मसले मसाइल क्या है, पहले हम ओवरऑल बात करते हैं, फिर हम विमेन पर चल के बात करते हैं, फेमिनिस्ट नाना हो जाए। हाँ, तो यूथ के क्या मसले मसाइल हैं? ओके, सो यूथ के बिल्कुल आज हम, जैसे आपने कहा इंटरनेशनल यूथ डे है, तो हम यूथ की बात करेंगे। पाकिस्तान में एज यू नो वी आर द 5th यंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, राइट? तो हमें यूथ के ऊपर बहुत सोचने की जरूरत है, बिकॉज जहाँ मसले बहुत हैं वहाँ अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं। यू नो दिस यूथ कैन बी आवर बिगेस्ट एसेट और आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट? तो हमारे जो मसले मेन मुझे जो मेरे काम में भी नज़र आते हैं, सबसे पहले तो वो है कि यूथ को किसी प्रोडक्टिव रास्ते पे चलाना है। हमारे यूथ में एनर्जी बहुत है, हमारे यूथ में टैलेंट बहुत है, पोटेंशियल बहुत है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि वो टैलेंट गलत डायरेक्शन में निकलने की बजाय अगर प्रोडक्टिव तरीके से प्रोडक्टिव जगहों पे लगाया जाए तो उसका बहुत ज़्यादा फायदा इस मुल्क को हो सकता है। एग्जैक्टली। मेन प्रॉब्लम दैट द यूथ हैज इज एजुकेशन, राइट? एजुकेशन Absolutely, इज द अंडरलाइन absolutely, प्रॉब्लम, yes. जिससे बाकी सारे मसले मसाइल शुरू होते हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान जैसे जो डेवलपिंग मुल्क होते हैं वो सिर्फ एजुकेशन की बेसिस पे नहीं चल सकते, उधर आपको स्किल सेक्टर को एग्जैक्टली आपके पास एजुकेशन के साथ हमारे यहाँ पे वो ट्रेंड ही नहीं है कि आप यूथ को स्किल एजुकेशन दें। स्किल एजुकेशन दें, आप उनको इनफॉर्मल सेक्टर में लेके जाएं, आप उनको एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाएं, राइट? सो ना सिर्फ एक हो गया एजुकेशन, दूसरा हो गया स्किल्स सो दैट दे कैन बिकम स्किल्ड वर्कफोर्स, तीसरा हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। इतने जितने भी आपकी दुनिया के सबसे बड़े तरीन एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बिलियनर्स हैं, बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, स्टीव जॉब्स, वॉल्ट डिज्नी, यू नो रिचर्ड ब्रांसन, they're all college dropouts, right? So there are success stories around the world which tell you कि college dropout करके भी आप दुनिया के बिलियनर, हमारे यहाँ पे कॉलेज ड्रॉपर से नशे करते आपको मिलेंगे, क्योंकि उनमें वो चीज़ है ही नहीं हमारी यूथ में। आई स्टिल रिमेम्बर कि एक नौजवान जिसने मतलब पहले था कि MA बहुत ज़्यादा था, बैग 10 years बैग एक डेकेड बैग चल जाए, MA किया, it did it, और he is about to suicide इस वजह से कि मुझे जॉब नहीं मिल रही। बिल्कुल। और उसने ये कहा कि इससे अच्छा था कि मेरा बाप मुझे किसी मैकेनिक की शॉप पे भेज देता, बचपन से मुझे स्किल तो कोई आ जाता। हमारे यहाँ पे उसको प्रमोट ही नहीं किया जाता, और उसको ना सिर्फ प्रमोट नहीं किया जाता बल्कि उसको, मैं जिस तरह हम बात करते हैं, अभी एक यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का एक इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है, जनरेशन अनलिमिटेड, राइट? वो है ही यूथ के लिए है कि हाउ कैन वी मेक द यूथ ऑफ दिस वर्ल्ड प्रोडक्टिव एजेंट्स फॉर आवर ग्रोथ, राइट? तो उसमें आइडेंटिफाई ये चीजें की गई हैं, एजुकेशन, स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप। देयर आर 3 डिफरेंट एंगल्स जिनके ऊपर इक्वल काम करने की जरूरत है। और जिस तरह इंडिया और बाकी सारे काफी ममालिक ने स्किल्स को कूल बना दिया, राइट? सो स्किल्स इज समथिंग दैट पीपल लुक अप टू। ये नहीं कि अगर आप एक मैकेनिक हो तो आपको मतलब यू नो कहा जाएगा कि तुम मैकेनिक हो, तुम किसी कंपनी में क्यों नहीं काम करते हो, बल्कि अब मैकेनिक कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी, अ स्किल कैन बी अ वेरी कॉम्पिटेंट प्रोफेशन आप हो सकता है। यहाँ पे कूल सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले हैं, exactly. और जो लोग और व्हाइट कॉलर सूट पहन के नौकरी में जाने वाले जिनको स्किल एजुकेशन और अच्छा है, जो कोई लम्ब से पढ़ा होगा, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा, दे कैन अफोर्ड, तो वो वहां से पढ़े हैं, उनका फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन एक गवर्नमेंट कॉलेज से पास होने वाला, उसके पास अपॉर्चुनिटीज उस तरह से इक्वल नहीं है। एब्सोल्युटली, एंड हेंस अगर उनको एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन के साथ स्किल्स का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए तो दे हैव अ लॉट मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ डूइंग सम ग्रेट वर्क इन टर्म्स ऑफ you know actually making a career for themselves. जो दूसरी बात बहुत मिसिंग है वो है एंटरप्रेन्योरशिप, राइट?
आप अगर देखेंगे तो सक्सेसफुल आज अब जो दुनिया जिस तरफ जा रही है, स्पेशली इन द डिजिटल स्पेस, फ्रीलांसिंग स्पेस, टेक स्पेस, एंटरप्रेन्योरशिप का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। हमें इंक्यूबेशन सेंटर्स लॉन्च करने की ज़रूरत है। अभी तक जितनी भी प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि काम हो नहीं रहा, स्केल अप होने की ज़रूरत है। इंक्यूबेशन सेंटर्स पे उधर इतनी सक्सेसफुल केस स्टडीज निकल रही हैं, यंग किड्स suddenly turning their brilliant ideas into successful businesses and making millions and billions of rupees, right? So हमें यूथ को आइडियाज देने, हमें यूथ का टैलेंट स्पर करना है, हमें उनको उनकी यूनिकनेस में दिखना है और उनको सिर्फ वो जो एक घिसी पिटी नौकरी पेशा वाइट कॉलर पटरी है उससे उतार के और चीजों की तरफ लेके जाना। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस जिसमें क्या पाकिस्तान के अंदर हमें एड्स मिलते हैं, हमें फंड्स मिलते हैं, लेकिन वी डोंट नो, एज अ जर्नलिस्ट आई डोंट नो कि वो फंड्स कहाँ पे यूटिलाइज हो रहे हैं, किन किन सेक्टर्स में यूनाइटेड नेशन या वैसे, क्योंकि हम एक अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं, तो हमें तो वैसे ही डेवलप्ड कंट्री से बहुत ज्यादा एड मिलता है, हमें तो वैक्सीन भी एड में ही मिल रही है। तो मुझे ये बताइए कि ये सारा एड का पैसा किन सेक्टर्स में गवर्नमेंट यूज कर रही है, या प्राइवेट सेक्टर में भी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? सो यूथ रिलेटेड जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा जो इस वक्त यूनाइटेड नेशंस का प्रोजेक्ट चल रहा है वो है जनरेशन अनलिमिटेड, राइट? जनरेशन अनलिमिटेड इज अ कमिटमेंट बाय द यूएन सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस। उन्होंने पिछले जनरल असेंबली में कमिटमेंट लॉन्च की कि हम लोग सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करेंगे, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटी, एकेडेमिया, कि सब मिलके यूथ के लिए सॉल्यूशंस निकालें, बिकॉज द यूथ इज नॉट जस्ट बीइंग अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान बट आल्सो ग्लोबली, एंड एज आई वुड से कि ना सिर्फ ये एक प्रॉब्लम है लेकिन इसको अपना सबसे बड़ा एसेट भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और ये हमारे ऊपर है कि हम इसको अपना प्रॉब्लम बनाएं कि हम इसको अपना सबसे बड़ा एसेट बनाएं, बिकॉज अगर इस एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज कर लिया जाए तो ये पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन एसेट है, नॉट अ प्रॉब्लम। सो जनरेशन अनलिमिटेड लॉन्च हुआ था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में, एंड देन पाकिस्तान बिकेम वन ऑफ द कंट्रीज जिसने इसको अडॉप्ट किया और इसको कमिट किया। सो अब पाकिस्तान में यूनिसेफ इज द मेन एजेंसी विच इज लीडिंग इट, UNDP इज द अदर वन जो कोलैबोरेट कर रहे हैं। ये दोनों तो इस्लामाबाद के अंदर बहुत एक्टिव हैं। Here in Lahore as well. Here in Lahore as well. अच्छा, इनके ऑफिसेस कहाँ पे? आपका यहाँ पे यूनिसेफ का भी रीजनल ऑफिस है, UNDP का भी रीजनल ऑफिस है, एंड इट्स अ नेशनल कमिटमेंट। मैं खुद उनकी एडवाइजर हूँ ऑन दिस प्रोजेक्ट, और इसमें हमने ऑलरेडी 3 पार्टनरशिप्स डिफरेंट लॉन्च कर दी हुई, जिसमें इन काइंड सपोर्ट भी है, इन कैश सपोर्ट भी है। मकसद ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं, राइट? मतलब वो आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं हमारी यूथ? लेट्स सपोज कि एक किसी कोई डिग्री होल्डर बाहर आया है एंड ही डोंट हैव द मनी, ही और शी डोंट हैव द मनी, तो वो किस तरह से आपको अप्रोच कर सकता है? आप उसको कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं? व्हाट इज द प्रोसीजर? सो प्राइमरीली इसमें फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि प्राइवेट सेक्टर किस तरह से यूथ को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, राइट? अपनी जो सप्लाई चेन है उसमें यंग लोगों को किस तरह इंडक्ट कर सकते हैं, उनको ट्रेन कैसे कर सकते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स कैसे कर सकते हैं, अप्रेंटिसशिप कैसे कर सकते हैं, सो दैट यंग पीपल गेट अ चांस टू वर्क इन मल्टीनेशनल कंपनीज फॉर एग्जांपल, राइट? फिर जिस तरह के इदारे हैं पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड, वो स्किल्स के ऊपर काम करते हैं। टेफ्टा इज डूइंग ग्रेट वर्क इन स्किल्स डेवलपमेंट, राइट? डिजिटल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम किस तरह अपनी यूथ को सिर्फ मैकेनिक, टेलर और मतलब इस तरह की स्किल्स मत दें, टेलर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, मैकेनिक बना दिया, हम उसको उतना कॉम्पिटेंट बनाए कि वो इंटरनेशनल सतह पे कॉम्पिटेंट हो सके। टेफ्टा ने अभी एक डिजिटल स्किल्स पार्क लॉन्च किया है, राइट? सो उसमें दे आर कंप्लीटली रीवैम्पिंग देयर स्किल्स का मेन्यू ऑफ स्किल्स, मतलब दोबारा से आ रहा है ये ड्यूरिंग कोविड? ड्यूरिंग कोविड, दिस इज रीसेंट। ड्यूरिंग कोविड स्पेशली सबको समझ आ गया कि यार फ्यूचर तो है वो डिजिटल स्किल्स में है, एग्जैक्टली। जो दुनिया की नेक्स्ट 10 टॉप जॉब्स हैं वो सारी टेक स्पेस में है, डेटा, क्लाउड, कंप्यूटिंग एंड डिजिटल, राइट? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स चलते रहेंगे दुनिया में, लेकिन अगर आपने एक्सेल करना है तो आप अपने बच्चों को, मैं अपने बच्चों को भी आप सब डिजिटल टेक की तरफ लेके जाएं, बिकॉज फ्यूचर वही है, राइट? अच्छा, अब जो स्किल्स पे भी टेफ्टा ने ये रेवोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट कर ली है, पाकिस्तान में ले आया है। डिजिटल स्किल्स पार्क लॉन्च हो गया है, एंड नाउ दे आर गिविंग कोर्सेज टू middle income, lower income tabka as well on artificial intelligence, digital computing, cloud computing, freelancing, social media, what not, जो fields आपके future की हैं, ताकि सिर्फ वो पाकिस्तान में excel ना करें, freelancing और entrepreneurship करना चाहें, जो जिन्होंने let's suppose के 6 months या 3 months जो भी इनका डिप्लोमा का ड्यूरेशन है, उसके बाद आगे जाने के लिए इनको जॉब्स में भी क्या हेल्प आउट करता है टेफ्टा या बिल्कुल करता है? तो ये टेफ्टा PSDF का मकसद ही है कि वो उनको 100% एम्प्लॉयमेंट की तरफ लेके जाए, क्योंकि इन माय ओपिनियन अगर आपने किसी को एक स्किल दे दी है और नॉलेज दे दी है और फिर उसका आउटकम ना हो, उसकी रियलाइजेशन ना हो, तो दैट्स एक्चुअली अ कर्स। मतलब यू नो, नॉलेज इज, कहते हैं ना कि नॉलेज इज अ कर्स, तो अगर वो हो लेकिन वो कहीं निकले ना
तो फिर वो मतलब इट्स एक्चुअली नेगेटिव. सो मकसद ये है कि आप ना सिर्फ उनको स्किल दो बल्कि यू कंप्लीट द साइकिल, you get them successful gainful employment and you connect them with the end employers as well. Okay. So PSDF and TEFTA are both doing this. Okay. So Generation Unlimited के थ्रू भी हमने इनके साथ पार्टनरशिप्स लॉन्च की. फिर हमने पार्टनरशिप्स लॉन्च की विद प्राइवेट सेक्टर कंपनीज लाइक यूनिलीवर, लाइक टेलेनॉर. कि वो किस तरह से ये बड़ी जो कंपनीज हैं अपनी सप्लाई चेन में, अपनी फील्ड स्टाफ में यंग लोगों को ट्रेन करें, यंग लोगों को लेके आए बाय, राइट? सो हाउ कैन दे प्ले दैट रोल्स दैट दे गेट मोर एंड मोर यंग पीपल इन देयर employment in their teams, in trainings. अच्छा, आई होप सो कि आपकी नज़र से ये चीज़ भी गुजरी हो. आपकी बात से अभी मैंने एक चीज़ क्लिक की है. आप यूथ को प्रमोट करते हैं, लेकिन जब यूथ आती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करती है, दैट इज़ नॉट पेड. ठीक है. उसके बाद अगर आप टेलेनॉर या ऐसी कंपनीज की बात करते हैं, अगर वो पे करते भी हैं तो मतलब इट्स अ वेरी लो बजट, इतना कम होता है, इट्स मिनिमम. बल्कि मिनिमम से भी नीचे वाली लाइन अगर मैं कहूँ तो वो ड्रॉ करें आप. लेकिन उसके बाद जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो जॉब के लिए भी उनको इतना कम उसको पे किया जाता है कि उनके आने जाने का खर्च ना पूरा हो इन अ स्टार्टिंग. ठीक है. लेकिन उसके बाद जब आप बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हैं और उसके एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं कि एम्प्लॉयज के साथ ये हाल कर रहे हैं, कुछ एक लॉबी है जो ऊपर बैठी होती है, वो सारी लिबर्टीज एंजॉय कर रही है और नीचे वाले जो है जो काम कर रहे हैं उनको इतना. तो इस पर यूनिसेफ या यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कोई इम्प्लीमेंटेशन है कोई प्राइवेट सेक्टर में या वैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स में? टू बी ऑनेस्ट मतलब आई वुड से दिस इज अ नॉर्म, बिल्कुल ऐसे ही है. और इसमें प्राइवेट सेक्टर इटसेल्फ इज ऑब्वियसली लुकिंग टू नॉट जस्ट इंक्रीज द रिम्यूनरेशन फॉर द इंटर्नशिप्स और द अप्रेंटिसशिप बट गिव देम क्वालिटी वर्क ऑल्सो. हमारे यहाँ इंटर्न्स को कहते हैं कि मतलब फोटोकॉपी करा लो, फैक्स मशीन से ये ले आओ, कॉफी बना लो. दैट्स नॉट द पॉइंट. ये इसका पार्ट है. ओके. इंटर्न्स को ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाए, ऑन द जॉब अप्रेंटिसशिप दी जाए ताकि दे कैन ग्रेजुएट एंड इवॉल्व इन देयर जॉब्स. यस. जो so that they can actually become a meaningful part of the team rather than being an intern for a few months और फिर वो निकल गए, you know, कुछ पैसे लेके. जहाँ तक स्किल्स का ताल्लुक है तो क्योंकि स्किल्स जो है वो मिडिल इनकम और लोअर इनकम तबके को ज़्यादा करता है टारगेट, उधर हमने ये ज़रूर किया कि सबसे बड़ा इशू जो हमें आ रहा था वो आ रहा था मोबिलिटी का. एक तो ये स्किल्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, पीएसडीएफ की भी, टेफ्टा की भी फ्री ऑफ कॉस्ट है. डोनर्स एंड गवर्नमेंट पे फॉर इट. हमारे भी जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि टेफ्टा और पीएसडीएफ जो भी काम कर रहा है ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है. कोई भी आपसे फीस लेता है, आपने बिल्कुल घबराए बगैर उन्हें कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने फीस नहीं देनी है. ना सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट है बल्कि इनको स्टाइपेंड दिया जाता है एज एन इंसेंटिव टू कम एंड गेट ट्रेन्ड. ओके. राइट. सो हम यही बात पे मंथली मिलता है, मंथली स्टाइपेंड मिलता है. मंथली जी आपको खुद पैसे देंगे, आए हमसे सीखें, हमसे सीखें, स्किल सेट कोई हासिल करें, कोई डिप्लोमा लें, किसी काबिल काम के काबिल बने और हम आपको पैसे देते हैं ताकि. अच्छा, स्पेसिफिकली अगर वुमेन की बात करें, अगर हम तो औरतों के लिए कौन से ऐसे कोर्सेज हैं, एक आउटलाइन जो कि आप लोगों ने मुतारिफ करवाया है, और इसके अलावा उनका आगे फ्यूचर क्या है, मतलब उनको आप किन किन सेक्टर्स में आगे रेफर करते हैं? ओके. सो औरतों की बात में फिजा देयर इज अ फॉर्मल सेक्टर एंड देयर इज एन इनफॉर्मल सेक्टर, राइट? ओके. अच्छा, फॉर्मल सेक्टर में क्योंकि आई वर्क में बहुत सारा काम जेंडर इक्वालिटी पे करती हूँ और यूथ पे करती हूँ, तो देयर इज अ लॉट हैपनिंग इन दिस स्पेस. जो फॉर्मल सेक्टर है उसमें सबसे बड़ा चैलेंज यंग खवातीन को लेके ये है कि बहुत यूनिक है, मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग था. पाकिस्तान इज अ वेरी यूनिक कंट्री इन दिस नैरेटिव. 50% ऑफ आवर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स आर फीमेल. ठीक है, राइट? मेडिकल कॉलेजेस में 60 to 70% ऑफ द ग्रेजुएट्स आर फीमेल. यस. Only 10% of these graduates end up in the workforce. Yes, right? True that. This is the biggest dilemma of the young woman in Pakistan. मैं जरा इसको थोड़ा सा हमारे नाजरीन को ब्रीफ कर दूं. जरूर. कि फिजा ये कहना चाह रही हैं कि हमारे जो यूनिवर्सिटी जब पास आउट करते हैं तो उसमें 50 to 60% जो है वो लड़कियां होती हैं. करेक्ट. और उसके बाद जब जॉब के लिए चलते हैं या अपने करियर की तरफ चलते हैं तो सिर्फ 10% लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि हमें काम करती नजर आती हैं, जिनका कोई करियर होता है. तो ये हमारे लिए भी हैरान कुन बात है कि अगर इतनी लड़कियां या माँ बाप इतने पैसे लगा रहे हैं उस लड़की पे, तो फिर ऑब्वियसली एक शादी है और उसके बाद घर चलाना है. द मेन रीजन इज दिस, देयर सोशल कल्चरल बैरियर्स, एग्जैक्टली, द सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स. ये मेन आपका अगर अब तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपने एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है, हस्बैंड एंड द वाइफ दोनों पे इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अच्छी लायबिलिटी, क्योंकि एक
बेसिक नीड्स जो आपकी हैं वो तो आपको मिल ही रही हैं, चाहे आप जॉइंट फैमिली में रहे चाहे आप वैसे रहे। हाँ. लेकिन एक एम्पायर जो आपने बिल्टअप करना होता है ना, उसके लिए दोनों को काम करना पड़ता है। एब्सोल्युटली एंड नॉट जस्ट फॉर द ऑब्वियसली फाइनेंशियल रीजंस इज वन ऑफ द मेन रीजंस, बट मैं ये कहती हूँ कि हर इंसान के अंदर एक पोटेंशियल है। हाँ. हर इंसान की जिंदगी में एक पर्पस है, राइट? एक स्किल है, एक एम्बिशन है, एक जर्नी पे हम निकले हुए हैं, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। सबको अपने उस एम्बिशन को रियलाइज करना है, सबने अपने उस पोटेंशियल को रियलाइज करना है। हर यंग इंसान ने कुछ बन के दिखाना है, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है। अपॉर्चुनिटीज, और आपको स्पेशली अगर एजुकेशन नहीं मिली तो फिर मैं कहूँगी कि चलो यू नो देयर हैज टू बी एन इनफॉर्मल तरीका कि आपको किसी तरफ लेके जाया जाए। जब आप यूनिवर्सिटी तक आ गए हो तो इससे आगे क्यों नहीं? ये तो पाकिस्तान के लिए एक ब्रेन ड्रेन है ना, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है कि आपको एक इतनी अच्छी हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल गई और आप उसके बाद फिर घर बैठ गए, आपने पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं किया, वापस कंट्रीब्यूट नहीं किया। सो ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए सरप्राइजिंग चैलेंज था जब मैं इस सेक्टर पे काम कर रही थी कि मतलब इतनी जहाँ पे आपको एजुकेशन मिल चुकी है और तो फिर उसके बाद इसके रिजल्ट के लिए इसको चेंज करने के लिए क्या किया गया? सो उसको चेंज करने के लिए अच्छा, एंड देन ऑब्वियसली डीप डाइव भी किया इसके अंदर, यूनिवर्सिटीज में जाके सेशंस भी किए, खवातीन के साथ भी, उनके पेरेंट्स के साथ भी। जो मेन रीजन निकला वो सिर्फ यही निकला, डिमांड का इशू नहीं है, डिमांड प्राइवेट सेक्टर में है, खवातीन के लिए, जॉब्स के लिए बिल्कुल है। दो रीजंस निकले इसमें। एक तो जब वो इंडक्ट नहीं होती जो 10% वर्कफोर्स, बिकॉज शादी हो जाती है, स्टीरियोटाइप्स कि मतलब अब शादी, अब काम करने की जरूरत क्या है? हाँ, तो सबसे बड़ा एक लेबल आता है कि जरूरत नहीं है तो क्यों काम करना है। दूसरा ये कि जब खवातीन, अब अगर आप प्राइवेट सेक्टर को भी ऑब्जर्व करें तो लड़कियां, यंग लड़कियां एंट्री पॉइंट पे 50% आती हैं, राइट? मतलब अक्सर उनका, और फिर उनका ट्रैजेक्टरी यूं ऊपर जाती है। सो एज दे ग्रो इन देयर करियर, एग्जिट ज्यादा होता चला जाता है, लेस देन 1% गो टू द टॉप। पाकिस्तान में इस वक्त लेस देन 1% ऑफ सीईओज इन द प्राइवेट सेक्टर आर खवातीन। यस, एग्जैक्टली, राइट? सो इसके मसले भी बहुत हैं, क्योंकि फिर वो जब ऑब्वियसली आप अपनी एजुकेशन, अपनी एनर्जी को लगा देते हो और जब फिर ग्रोथ का टाइम आता है उसमें आपको एग्जिट करना पड़ता है, तो दैट्स ऑल्सो नॉट वेरी फुलफिलिंग, राइट? वो क्यों होता है? क्योंकि जब आप मिडिल लेवल पे होते हो अपने करियर के, तब आपके बच्चे हो रहे होते हैं, तब आपकी फैमिली प्लानिंग हो रही होती है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही होती हैं, एग्जैक्टली, सब साथ साथ चलता है। वर्क लाइफ बैलेंस को फिर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो शिक्वरेट के प्रेशर्स आते हैं, फैमिली प्रेशर्स, सोशल प्रेशर्स, एंड देन आप सोचते हो कि यार अच्छा ठीक है, फिर काम करने की जरूरत क्या है? द नैरेटिव गोज बैक, और सिर्फ वो 1% है जो ग्लास सीलिंग तोड़ते ऊपर तक पहुंच जाते हैं, राइट? नंबर 1। नंबर 2, जो इनफॉर्मल सेक्टर में जहाँ पे स्किल्स की बात हो रही है, वहाँ पे भी हमने बहुत इस पे सर्वे किए हैं, स्टडी किया है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि अच्छा, इसका सोल्यूशन में ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे कोर्स इंट्रोड्यूस करवाए जाए स्पेशली फॉर वुमेन जो कि वर्क फ्रॉम होम हो, कि वो घर से ही करें? हमने उसको सोल्यूशन की तरफ आना है, प्रॉब्लम हमें समझ आ गई, बिल्कुल। अब उसके ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो इंट्रोड्यूस करवाए गए? इसमें 2-3 चीजें हो रही हैं, सोल्यूशंस के ऊपर भी काम हो रहा है। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, सो आई ऑलवेज लुक एट सोल्यूशंस एज वेल। इसमें 3 चीज़ें हो रही हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले कोविड ने हम सबको ये बात सिखा दी है कि वर्चुअली सब कुछ हो सकता है, राइट? सारा काम वर्चुअली हो सकता है, मिलना मिलाना कैन बी पोस्टपोन्ड, वर्चुअली काम हो सकता है। तो अब फ्रीलांसिंग स्पेस में, वर्क फ्रॉम होम स्पेस में, अगेन डिजिटल स्पेस में खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। बहुत सारी नई कंपनीज लॉन्च हो रही हैं, लाइक डॉक्टर्स, मेरी एक वन ऑफ माई फेवरेट कंपनीज इन द हेल्थ सेक्टर, क्योंकि हम आज हेल्थ की बात कर रहे हैं विद द यूथ थीम। दे कनेक्ट डॉक्टर्स at the house with patients in villages through digital media. Okay. तो freelancing space, digital tech space से बहुत ज़्यादा काम घर बैठे बैठे खवातीन कर सकती हैं। Okay. दूसरा, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ये प्रेशर यूएन की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी पड़ा है कि वो खवातीन को वर्क लाइफ बैलेंस करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। डे केयर सेंटर्स, मैटरनिटी लीव्स, मोबिलिटी, पैटर्निटी लीव्स, यू नो, अगर उनको मेडिकल केयर, हाँ, मतलब उनको किसी ना किसी तरह बैलेंस करें ना, ताकि उनको ऑप्शन दे। हाँ, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, पहले 2 साल में, बच्चा पैदा होने के 2 साल में फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, और बहुत सारे इदारे इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। ओके, नॉट जस्ट इंटरनेशनल, लोकल इदारे भी, लोकल भी। एक मेरा फेवरेट जो है वो सर्विस शूज वाले जो हैं, उनकी बहुत जबरदस्त मैटरनिटी पॉलिसीज, चाइल्ड केयर पॉलिसीज, नर्सिंग सेंटर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। बिल्कुल ठीक है, अच्छी चीजें हो रही हैं औरतों को फैसिलिटेट करने के लिए। मकसद सिर्फ ये था आपको इनवाइट करने का कि जितनी भी पॉजिटिविटी है और जितनी भी डायरेक्शंस हैं वो हम यूथ को दिखा सके। बिल्कुल, किसी के भी माइंड में हो सकता है हमारी बात करने में कोई आइडिया क्लिक कर जाए, और जो काम आप कर रही हैं, नो डाउट बेसिकली यही ह्यूमैनिटी है कि आप दूसरों के लिए भी फील करें, सिर्फ खुद ही सब कुछ जमा करके ना रखें। अगर आपके पास आइडियाज हैं, लेट्स
जस्ट स्प्रेड इट आउट ताकि किसी और का भी भला हो, कोई और भी अच्छी जिंदगी गुजार सके। फिजा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और हमने आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की, लेकिन यहाँ पे हमें एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। नाज़रीन, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक जागो लाहौर। और मैं बिल्कुल भूल ही गई थी कि हमने आपको बताना था कि आज कौन कौन सी अशिया सस्ती हुई हैं, कौन कौन सी महंगी हुई हैं। टॉपिक्स की तरह तो हम चलते रहे, लेकिन हमने आपको अपनी घरेलू चीज़ें, जो किचन की चीज़ें हैं, जो खाने पीने की अशिया हैं, वो क्या महंगी हो रही हैं, मंडियों की क्या सूरत हाल है। अब्दुल कादिर है हमारे साथ, उनसे जानते हैं। अब्दुल कादिर, बताइएगा आज मंडियों की क्या सूरत हाल है, कौन कौन सी जो सब्जियां हैं वो महंगी हुई हैं, और ये भी बताइएगा सस्ती कौन सी हुई है, ताकि हम आपको कोई अच्छी खबर भी मिले। बिल्कुल, सबसे पहले सस्ती की बात कर लेते हैं। तो बज़ाहिर तमाम सब्जियां जो हैं वो सस्ती लगती हैं, लेकिन ये सिर्फ सरकारी नरकनामों के हद तक सस्ती लगती हैं, क्योंकि जो सरकारी नरकनामों पे कीमतें हैं वो तो कम है, लेकिन जो मंडियों में और शहर में परचून मार्केट में जो सब्जियों की कीमतें हैं वो सरकारी नरकनामों के बरक्स जो है वो ज़ायद वसूल की जा रही हैं। आज 9 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, और ये इंतज़ामिया की जानिब से इजाफा किया गया। प्याज की कीमत आज भी बढ़ाई गई है, गुज़िश्ता रोज़ भी प्याज की कीमत में इजाफा किया गया था। 43 रुपये फ़ी किलो बाज़ार प्याज जो है वो सरकारी नरकनामों में मुकर्रर किया गया, लेकिन ओपन मार्केट में यही प्याज 65 से 70 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसन 5 रुपये इजाफे के बाद 225 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन लहसन की फ़रोख्त जो है वो 260 से 280 रुपये फ़ी किलो तक की जा रही है। इसी तरह अदरक की कीमत में गुज़िश्ता 3 रोज़ से मुसलसल इजाफा है, आज भी 10 रुपये का इजाफा किया गया और 350 रुपये सरकारी कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन जो अदरक शहरियों को फ़रोख्त किया जा रहा है वो 400 से 430 रुपये फ़ी किलो तक किया जा रहा है। कादिर, फिर ये सब्जी तो ना सस्ती तो ना हुई, अच्छी खबर तो ना ये हुई कि अभी भी ओपन मार्केट में इस तरह से महंगी। मुझे ये बताइए, प्राइस कंट्रोल कमेटियां आ रही हैं चेक करने के लिए, और क्या रेट लिस्ट तमाम दुकानदारों ने अवेजा की हुई है? बिल्कुल, रेट लिस्ट तो तमाम दुकानदारों के पास है, लेकिन वो सामने अवेजा नहीं की गई है, क्योंकि जो रेट लिस्ट है वो सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर तो कीमतें हमेशा कम होती हैं, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं इसके बिल्कुल बरअक्स होते हैं। प्राइस कंट्रोल कमेटियों की बात की जाए तो वो मुख्तलिफ बाज़ारों का जो है वो दौरा करते रहते हैं, सब्ज़ी फरोशों, करियाना और दीगर दुकानों पर जो है वो छापे मारते रहते हैं, और जो रेट्स हैं उनके मुतालिक जो है जुर्माने और गिरफ्तारियां भी करते रहते हैं। लेकिन जो आम शहरी है, जो दुकानदार को जुर्माना होता है प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से, शहरी उसी जुर्माने की कीमत जो है वो इन सब्जियों में भी अदा करता है, क्योंकि जो दुकानदार 5 से 10 हज़ार रुपये तक जुर्माना जो पे करता है वो अपनी जेब से पे नहीं करता। इसीलिए जो सब्जियों की कीमतें जो हैं वो मुसलसल बढ़ती रहती हैं। टमाटर 80 रुपये किलो है, लेकिन मार्केट में टमाटर जो है 80 रुपये फ़ी किलो में आपको नहीं मिलेगा। दर्जा अव्वल का म्यारी टमाटर 110 से 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो हर हंडिया का लाजमी जुज़ है, जिसमें प्याज, लहसन और अदरक शामिल हैं, इनकी कीमतें भी जो है वो अवामी कुव्वत ख़रीद से मुसलसल बाहर होने लगी हैं। बिल्कुल बाहर हो रही हैं, आवाम करे तो क्या करें। फिर क्या कहा जाता है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता मुल्क है, यहाँ महंगाई नहीं है। अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका, आप मंडियों की सूरत हाल हमें बता रहे थे। पॉजिटिविटी कुछ फैला देती है प्रोग्राम में। तो जश्न आज़ादी 14 अगस्त बिल्कुल करीब है, तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, और कोशिश ये है कि जिंदा कौमें जैसे अपना जश्न आज़ादी मनाते हैं, कोरोना SOPs पर अमल दरामद करते हुए हम भी कोई इनोवेटिव तरीके से, कोई टेक्नोलॉजी के जरिए, कोई अच्छे तरीके से हम जो है वो 14 अगस्त को मना सके। तो हमारे पास आपके लिए बड़ी अच्छी एक चीज़ है कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कायदे आज़म के साथ। अब वो कैसे करवाएंगे, ये एक सोचने वाला सवाल है, क्योंकि कायदे आज़म से जब हम आपको मुलाकात करवाएंगे, दैट इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन के जरिए हम आपकी कायदे आज़म से ना सिर्फ मुलाकात करवाएंगे, बल्कि आप उनके स्पीचेस सुन भी सकते हैं। उन्होंने कैसे मुखातिब किया पाकिस्तानियों को, कैसे मुसलमानों को, और उनकी जितनी भी कोशिशें थी, जितनी भी स्पीचेस थी, ताकि वो एक अलग मुल्क जो है वो पाकिस्तान के लिए हासिल कर सके। तो वर्चुअली आप कायदे आज़म को अपने साथ देख सकते हैं, अपने सामने देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के जरिए। और अच्छी बात यह है कि अगर आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो ये व्हाट्सएप का ऑल्टरनेट भी है। ऑल्टरनेट इट मीन्स कि आप उससे कॉल भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। अब ये कौन सी एप्लीकेशन है, कैसे काम करती है, इसमें कौन कौन से अहम फीचर्स हैं, इसी के जो ऑनर हैं माजिद अजीज, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद, कैसे हैं आप? अस्सलाम फिज़ा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। और माजिद,
आप जैसे यूथ जो कि पाकिस्तान का नाम रोशन करी है, थैंक यू सो मच ये गिफ्ट हमें देने के लिए 14 अगस्त पे कि हम कायदे आजम को वर्चुअली अपने सामने बैठा देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। पहले तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, और स्पेशली ये कि आपने ऐसा सोचा, ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया ऐसे आया कि हमने अपनी जो पूरी इस ऐप का जर्नी शुरू किया था वो किया इस तरीके से था कि हम वेस्टर्न उससे इंडिपेंडेंट हों और हम खुद कुछ बनाना शुरू करें। हम हर चीज़ पे किसी ना किसी बाहर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, चाहे वो एक से जान छुड़ा के दूसरी हो। तो फिर हमने यही देखा कि इवन जो ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजी है जो हमने जिसके काम करके दुनिया में मनवा रहे हैं, उसके थ्रू हम अपने मुल्क के लिए क्यों ना कोई काम करें। तो कायद-ए-आज़म की हमने वैसे कुछ देखना शुरू की 14 अगस्त के लिहाज से, तो हमें पता चला क्योंकि बहुत सारी स्पीचेस वो अब गुम हो चुकी हैं, लोग उनको नहीं देखते। तो हमने कहा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के थ्रू रियल लाइफ में हमारी यूथ उसके साथ देखें, इंगेज करें और यहाँ से फिर उनकी मजीद रिसर्च शुरू करें ताकि उनको जो पैगामात थे, जो एहसासात थे, वो एक्सपीरियंस करके उनमें जोश उगारो और जोश दोबारा उभरे और वो उसको दोबारा से एक दफ़ा जिए और उन्हें पता चले कि पाकिस्तान के लिए कितनी मेहनत और क्या क्या मकासद थे जो उन्होंने जिस पर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। बिल्कुल ठीक है और बहुत अच्छी बात है, एटलीस्ट सोचा आपने, टेक्नोलॉजी को एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। हमारी जो यूथ जिसे पता ही नहीं है कि कायदे आज़म ने क्या कुछ बोला, किस तरह से पूरे मुसलमान अगर वो अंग्रेजी में भी तकरीर करते थे तो लब्बाइक कहते थे कि वो ये जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं। अच्छा माजिद, मुझे ये बताइए कि आइडिया हमारे सामने है, इस ऐप को क्या नाम दिया है और आपको सपोर्ट किसने किया, गवर्नमेंट सेक्टर से या प्राइवेटली अभी तक काम कर रहे हैं आप इस पे? नहीं जी, इस पे किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है, किसी की भी, ना गवर्नमेंट की ना किसी और की। हम खुद ही अपनी जेब से ही काम कर रहे हैं और सिर्फ शौक की वजह से काम कर रहे हैं ताकि हम दुनिया को दिखाएं कि यार पाकिस्तान से भी हम बैठ के खुद ही चंद लोग मिल के भी कुछ दुनिया के मुकाबले की टक्कर की चीज़ निकाल सकते हैं। तो हम खुद ही सारा हेल्प कर रहे हैं और ज़ैबडी इस चैट ऐप का नाम है, ज़ैबडी ही टेक्नोलॉजी है, इसी के ऊपर हमने बहुत सारे मुख्तलिफ पेटेंट्स करके दुनिया में अपने आप को मनवाया है। माजिद, एक तो इसकी स्पेलिंग भी बता दीजिएगा हमारे ऑडियंस को जी। और ज़ैबडी के, एंड सेकेंडली कि ये प्ले स्टोर से हम डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऐप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? जी हाँ, ये ZAPBUDDY ज़ैबडी के नाम से है और ये आप एंड्रॉइड, आईफोन दोनों पे इंस्टॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पे कोई एडवर्ट नहीं है, कोई डाटा किसी किस्म का इस पे कोई भी डाटा मॉडलिंग नहीं है, हर लिहाज से कंप्लीटली सिक्योर और प्राइवेट है। अच्छा ठीक है माजिद, हम पहले ना अपने ऑडियंस को दिखा देते हैं कि किस ऐप की हम बात कर रहे हैं और कायदे आज़म से वो किस तरह से मिल सकते हैं। कायदे आज़म से कुछ बातें, कुछ झलकियां जरा देखिए। मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता। तो ये है ज़ैबडी ऐप जिसमें जाकर आप कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो बातें की हैं, जो तकारीर है उनकी, जो मिसिंग पीसेस हैं, वो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपको ऐसा फील होगा इस ऐप में कि वो हमारे सामने बैठे हुए हैं और हमसे बात कर रहे हैं और हमें अपनी तकरीर सुना रहे हैं। एक वो जो वलवला होता है ना अंदर ताज़ा करने वाला, तो लाजमी बात है ये तकरीर सुन के आपके अंदर वो हुब्बे वतनी ताज़ा होगी। अच्छा माजिद, मुझे वापस हम उसी पे जाएंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट आपको मिली हो या इसको मतलब यूथ को इस तरह से आगे बढ़ाने के लिए, ताकि इस तरह से हम भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े, बजाय कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और डिफरेंट ऐप्स को यूज़ करें, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ पे जो खुद बिल्ट इन हो रही हैं ऐप्स? अभी तक तो देखें जी, हम कोई गवर्नमेंट से किसी किस्म की सपोर्ट या आप उम्मीद कर लें वो भी नहीं है। बट अगेन हम उससे डिस्करेज नहीं होते क्योंकि हमने गवर्नमेंट से सपोर्ट लेने के लिए काम शुरू नहीं किया था। हमने अपना एक मकसद करने के लिए किया था। अगर सपोर्ट मिले तो हम इसको बहुत आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन माजिद, इसको प्रपोजल आपने कहीं तो दिया होगा ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। अभी तक कोई खास कोई बात बन नहीं सकी या कोई ऐसा कोई कांटेक्ट हुआ नहीं। होपफुली हमें भी सुनने को तो मिला है कि काफी वो कर रही है सपोर्ट, बट अभी तक हमारे साथ ऐसा कुछ भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि हमें कह सके। बट आई एम श्योर जितने हालात जा रहे हैं, होपफुली इन फ्यूचर वो कुछ न कुछ इकदाम उठाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि आगे फ्यूचर यही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कायदे आज़म के अलावा इसमें क्या क्या फीचर्स हैं?
इसमें जी कायद-ए-आज़म के अलावा इसी तरह हमने बकरीद के लिए भी एक इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें आप बकरे को अपनी रियल लाइफ में इसी तरह खेल सकते हैं। बच्चे हैं, मिस करते हैं बकरे को, बकरीद से पहले, बकरीद के बाद। तो यही टेक्नोलॉजी जब हम काम करें, हमने कहा चलो इसी तरह बकरे बना के दे दें ताकि मेरे बच्चे भी इसी तरह खेलें। तो वो भी बच्चों ने जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, बड़ा मजा आया, वो भी इसी तरह बकरे को भी अपने आगे पीछे घुमा सकते हैं। बकरीद के मुख्तलिफ उसके साथ एक्शंस कर सकते हैं, जिस तरह वो रियल लाइफ में बकरों के साथ खेलेंगे। इसी तरह हमने टेडी भी इंट्रोड्यूस किया है, जो बच्चे छोटे मोटे खेलते हैं उसी तरीके से साथ स्पोर्ट्स कर सकते हैं। मजीद इसके आगे हम और भी बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे इंट्रोड्यूस करते रहेंगे, बट अभी जो है ये ऑलरेडी लोगों के लिए बहुत इंगेजिंग है। अब बिल्कुल इंगेजिंग है। अच्छा, इसमें लर्निंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपेक्ट क्या है, बच्चे इससे क्या क्या सीख सकते हैं? देखिए जी, इसमें तो फिलहाल यही है कि लर्निंग के लिए आप जिस तरह कायद-ए-आज़म है, आप उनकी मुख्तलिफ तकरीर देख के, जिस तरह कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता, अब आजकल है घबराया नहीं करता एक मजाक बन गया। लेकिन ये वो चीज़ है जो कि कायद-ए-आज़म डे 1 से रिएटरेट कर रहे हैं और अभी जुमला दोहराया जा रहा है। तो इस तरीके से उनकी मुख्तलिफ तकरीर सुने। इसी ज़ैबडी के अंदर हमने उनकी 2-3 और तकरीर डाली है। जब हम रिसर्च करें तो हमने देखा कि आजकल के ज़माने में जब लोग बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गए, उनकी वही बातें जो 1947 में की थी वो बड़ी वैलिड हैं। वो सुने, देखें, ये लर्निंग एक्सपीरियंस है और फिर इससे आगे जाके वो मजीद यूट्यूब पे उनकी रियल लाइफ तकरीर सुने, ना कि सिर्फ जो किताबों में पढ़ते हैं। हमारे तो जो नेशनल हीरोज हैं उनको दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है ताकि हमारे बच्चे कायद-ए-आज़म को अच्छे तरीके से जान सकें, क्योंकि लर्निंग एक्सपीरियंस उनके लिए ये दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। अच्छा माजिद, मुझे ये बताइएगा कि आपको कितना अरसा लगा इस ऐप को बनाने में? देखिए जी, अरसा तो हमें काफी लगा, क्योंकि हमने सबसे पहले जो एक बहुत बड़ा जायंट्स जो हैं व्हाट्सएप वगैरह के मुकाबले की टक्कर की ऐप बनाई है। और ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन इसमें जब पूरा डाटा एंड टू एंड सिक्योर करना, ये मेक श्योर करना कि किसी के पास किसी सर्वर पे ना जाए, ये बड़ा मुश्किल टास्क है। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने कंप्लीट बनाया ताकि जो बड़े लोग हैं जब वो भी इस्तेमाल करें तो अब व्हाट्सएप के जिस तरह आपको पता है बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि सारा डाटा आपका तो आपके पास है ही नहीं, और अगेन उस डाटा के साथ क्या कुछ हो रहा है आपको कोई इल्म नहीं है। वो एक अचानक चीज फटती है, बम फटता है, पता चलता है कि जनाब अली वो किया था, वो एक्नॉलेज करते हैं और माफी मांग लेते हैं, कहते हैं अच्छा, लेकिन आपको भी नहीं पता वो क्या कुछ कर रहे हैं। सो एंड टू एंड हमने कंप्लीटली सिक्योर बनाना, अपने सर्वर, अपना काम, अपना तो ये एंड टू एंड ये जो ऐप है ये एन्क्रिप्टेड है, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। जी, इंक्रिप्टेड, ना सिर्फ इंक्रिप्टेड है बल्कि एंड टू एंड सिक्योर हमारे पास है। इसका किसी किस्म का डाटा किसी और गूगल वगैरह किसी के पास नहीं जा रहा। ठीक है, मतलब एंड टू एंड इंक्रिप्टेड के अलावा इसके अंदर ऐसे कौन से सिक्योरिटी फीचर्स के हवाले से अगर बात करें तो आपने इसमें क्या सिक्योरिटी फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं? इसमें देखिए जी बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं इंटरेस्टिंग किस्म के, जिसमें सबसे जिस तरह हमारे यहाँ ख्वातीन के लिए एक मसला है कि उनका नंबर वगैरह व्हाट्सएप पे कोई ना कोई देख सकता है जिनकी लाइब्रेरी में हो, जिस तरह के दर्जी वगैरह हो गए, ड्राइवर हो गए, कॉलीग्स हो गए। तो इसमें है कि तमाम लोग अपने लिए डिफरेंट लोगों के लिए फोन बुक में डिफरेंट पिक्चर सेट कर सकते हैं। यानी अपनी फैमिली के ग्रुप के लिए अलग सेट कर सकते हैं, दोस्तों यारों के लिए अलग सेट कर सकते हैं, घर वालों के लिए अलग और ड्राइवर्स वगैरह के लिए अलग, ताकि आपको सेफ्टी रहे। इसी तरीके से लोकेशन की है कि लोकेशन भी आप हर किसी को नहीं अपनी दिखाना चाहते हैं तो आप डिफरेंट लोगों को डिफरेंट लोकेशन दिखा सकते हैं। किसी को अपने ऑफिस की दिखानी है तो आप ऑफिस की सेलेक्ट कर दें। जिस तरह भी लाइव लोकेशन होती है तो कोई आपको फॉलो करते हुए घर भी आ सकता है, तो इसमें आप ऑफिस की डिफरेंट कर दें, घर की डिफरेंट कर दें, वो भी अब आपके कंट्रोल में है, वो आपके फोन के कंट्रोल में। अच्छा, मतलब ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। दिस इज अ वेरी गुड, अगर आप इतना डिफरेंटली आपने इतने डिफरेंट एंगल से सोचा है। थैंक यू सो मच माजिद एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं वो इसी तरह से, आई होप सो कि हमारी यूथ जो है वो मजीद आगे निकल कर सामने आए इस तरह से टेक्नोलॉजी में। यहाँ पे हमें एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। नाज़रीन, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको जागो लाहौर में खुशामदीद कहते हैं। और अब जो बात हम करने जा रहे हैं वो है कोरोना वायरस की। SOPs पर अमल नहीं हो रहा है, इसी वजह से केसेस बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और इसकी नई से नई लहर अब सामने आ रही है। अल्फा, बीटा, गामा और उसके बाद अब डेल्टा। अब जो डेल्टा वायरस है इट्स अ डेडली वायरस। इससे मैं तो इसे यही नाम दिया है, डेल्टा इज अ डेडली वायरस, बिकॉज मुख्तलिफ वेरिएंट जो हमारे सामने आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा मजीद खतरनाक होते जा रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि जो हमारे पास अल्फा वायरस है, बीटा वायरस है, उसने अपनी हैयत तब्दील कर लिया, उसने अपनी शक्ल तब्दील कर लिया और इज मोर डेंजरस। लेकिन उसके बाद अब जो डेल्टा आया है वो डेडली वायरस इस वजह से है क्योंकि इसकी रिकवरी जो है वो बहुत मुश्किल है और ये 70% ज्यादा फैलता है। इतनी स्पीडली ये फैलता है
जिसकी वजह से जो है वो बहुत से डेथ केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। तो अब दूसरी जानिब वैक्सीनेशन जो है उसका भी अमल शुरू हो चुका है। अच्छा, वैक्सीनेशन करवाने से होता यह है कि अगर अल्लाह ना करे आपको डेल्टा वायरस हो भी जाता है तो आपके बॉडी के अंदर इतना सस्टेन होता है, इतनी एंटीबॉडीज बनी होती हैं जिसकी वजह से आपको एटलीस्ट डेथ बेड तक नहीं लेकर जाता है। तो वैक्सीन की पहली और जो दूसरी डोज का वो पहले जो डिफरेंस था वो तकरीबन 42 डेज था, जिससे अब कम करके 28 डेज तक कर दिया गया कि आफ्टर 28 डेज आप दूसरी डोज लगवा सकते हैं। तो 10 सितंबर के बाद हवाई सफर के लिए मुकम्मल तौर पर वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी गई है। कोरोना वायरस का फैलाव रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। नई से नई किस्म सामने आ रही है जो कि ज्यादा से ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो जो पाकिस्तान में जो दस्तयाब टेस्टिंग किट्स हैं, अब ये जो मुख्तलिफ किस्म की वायरस की, जैसे मैंने बोला कि अल्फा बीटा गैमा और उसके बाद अब डेल्टा, अब क्वेश्चन ये है कि वो जो टेस्टिंग किट्स हैं क्या वो इसको टेस्टिफाई कर सकती हैं? अगर वो इसको टेस्टिफाई करती हैं वो टेस्टिंग किट, तो वो किस हद तक एक्यूरेट होती हैं, क्या वो एक्यूरेसी लेवल उनका कितना होता है? तो इन्हीं सारे मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गजाला रूबी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, जो कि डायरेक्टर रिसर्च एंड मोलुलर जेनेटिक्स और इसके अलावा फोकल पर्सन है कोविड-19 PCR टेस्टिंग लैब जनरल हॉस्पिटल की। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? मैडम, विश यू वेरी गुड मॉर्निंग। और आपको बुलाने का मकसद ये था कि हमारे दिमागों में जो इतने किस्म के सवाल बने हुए हैं और हम जो है वो एक दूसरे से पूछ के फॉलो कर रहे हैं SOPs को भी, और जो मिथ्स बनती जा रही हैं, आपको बुलाने का मकसद ये था कि वो विजन हमारा क्लियर हो। सबसे पहले जो हमारी टेस्टिंग किट्स हैं 70% कहा जा रहा था कि उनमें एक्यूरेसी है जब अल्फा बीटा वायरस की ये किस्म थी। अब जो डेल्टा वायरस आया है क्या वो टेस्टिंग किट्स के अंदर वो उसको आप रिकॉग्नाइज कर पा रही हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये डेल्टा वायरस, दिस इज एक्चुअली द इंडियन वेरिएंट। ओके। WHO कैटेगराइज दिस एज अ डेल्टा नॉट टू स्टिग्मेटाइज द इंडिया, ओके, बिकॉज आई ऑलवेज कॉल इट इंडिया टू अवॉइड द इंडियन एंड द इंडियंस एज वेल। ठीक है, सबसे पहले मेक इट वेरी क्लियर दैट दिस इज द वायरस विच ओरिजिनेट फ्रॉम द इंडिया एंड देन इट ट्रेवल टू UK एंड देन टू USA एंड वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट, एंड दैट इज द म्यूटेटेड स्ट्रेन। हमारे पास उसकी 2 स्ट्रेन पाकिस्तान में आ चुकी हैं जो कि B1.167.1 एंड B1.167.2। ओके, ठीक है, और उसके बाद वी आर वेरी थैंकफुल टू द WHO who provided the kits to us that we can recognize this Indian variant as अच्छा, well. वो सेम पहले वाली किट्स हैं या डिफरेंट? नहीं, डिफरेंट है, ये डिफरेंट ओके, डेल्टा वायरस के लिए और अब जितने भी कोरोना टेस्टिंग हो रहे हैं वो नई किट्स पर हो रहे हैं? पुरानी किट्स पर भी हो रहे हैं और नई पर भी हो रहे हैं। ओके, वो जो टेस्ट हमारे यहाँ हो रहे हैं LGS में, वो जब आप उस पर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते वो वाली वेरिएंट, इंडियन वेरिएंट, तो फिर हम उस किट पर जाते हैं जो कि WHO ने दी है, और इस किट का नाम होता है मल्टी वेरिएंट। वो आपके डिफरेंट वेरिएंट को डिटेक्ट करती है। ठीक है, वो सिर्फ आपका वही E जीन, ORF, वो पुराने वाले N जीन, L जीन, वो वाले नहीं ओनली करती, वो इस नए इंडियन वेरिएंट जो कि डेल्टा वेरिएंट के नाम से है, इसको भी बड़ी सक्सेसफुली रिकॉग्नाइज करती है। ओके, और ये हमने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया 17 जुलाई को लाहौर में। लाहौर में जबकि कुछ लोग USA से ट्रेवल करके आए थे। ओके, दे वर ऑल्दो वैक्सीनेटेड बट दे हैव द बॉडी पेन, एंड इस वेरिएंट का ये है कि जब लोग वैक्सीनेटेड होंगे तो उनमें वो सीवियर सिम्टम्स नहीं एग्जैक्टली, हाँ, मतलब आपको, लेकिन दे आर सिम्टमाइज्ड। ओके, ठीक है, ये नहीं है कि बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक किसी दूसरे को स्प्रेड कर सकते हैं ना जो वैक्सीनेटेड नहीं है। इसका ट्रांसमिशन रेट जो है 60% ज्यादा है अल्फा वेरिएंट से। ठीक है, तो इसलिए ये बड़ी इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन फिर वहीं पे बात आ जाती है वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड की। मोर ट्रांसमिसिबल टू द अनवैक्सीनेटेड पीपल एंड ट्रांसमिटेबल लेस एज कम्पेयर टू द वैक्सीनेटेड। जी, ठीक है, तो इसलिए वैक्सीनेशन इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, जो कि बार बार आपके फोन पे मैसेज है, आप लोगों मीडिया ने। अच्छा डॉक्टर गजाला, मुझे ये बताएगा कि मैंने आपको बुलाने का मकसद ये था कि हम लोग कोई एक सही जो गाइडलाइन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब यू आर हेल्थ एक्सपर्ट, तो हमें आपसे पूछना चाहिए, लेकिन हम लोग एक दूसरे से पूछते हैं। अब मेरे सराउंडिंग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्टिल ये कह रहे हैं कि हमने वैक्सीनेशन नहीं लगवानी, पता नहीं क्या है वैक्सीन में, हम मर जाएंगे, ब्लड क्लाउड्स बन जाएंगे या कोई मसला हो जाएगा। मतलब इस तरह की बहुत सी बातें जो हैं वो हमारे माशरे में फैली हुई है। पहले तो ये क्लियर कर दें, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा डेली टीवी पर आकर कहती हैं कि आप प्लीज़ वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, रिक्वेस्ट कर रही हैं वो सबको। इसको ख़त्म करने के लिए इस तरह की फेक न्यूज़ को क्या प्रॉपर आपकी तरफ से बताएं कि वी ऑल आर वैक्सीनेटेड। हाँ,
हम सब ने वैक्सीन लगवाई, आपके सब हेल्थ मिनिस्टर ने, सब ने, एवरीबॉडी गॉट वैक्सीनेशन। और चाइनीज वैक्सीन लगवाने का मतलब ये था कि चाइनीज वैक्सीन एक्चुअली जो साइनोफॉर्म सबसे पहले थी, हाँ, उसके बाद साइनोवैक आ रही है, अब कैनसाइनो भी आ रही है जो कि सिंगल डोज है। हाँ। ये चाइनीज वैक्सीन जो है ये एक्चुअली डेड वायरस है, ये डेड वायरस है, ये जाके आपके प्रोटीन को इंटैक्ट करता है और वहां से आपकी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। इट इज इफेक्टिव एंड एज वेल एज वेरी लेस हार्मफुल एज कंपेयर टू द मडर्ना एंड एस्ट्राजेनेका एंड अदर वैक्सीन। इस वक्त 12 वैक्सीन हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन मैडम जिसमें से 4 वैक्सीन जो हाँ, है वो चाइनीज है, हाँ, जिसमें साइनोफॉर्म, साइनोवैक, कैनसाइनो और एक और है जर्ना, ठीक है। उसके बाद फाइजर जो है वो 6 नंबर पर है। अब WHO ने जो कैटेगराइज किया है, न्यूयॉर्क टाइम में आपने शायद खबर पढ़ी होगी, चाइनीज वैक्सीन को उन्होंने टॉप 4 पे कर दिया है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट सबसे कम है, क्योंकि उसमें डेड वायरस इंजेक्ट किया जा रहा है। हाँ, स्पुतनिक जो है उसकी वजह से भी बहुत से ऐसे पेशेंट्स हमने देखे थे जो कि बीमार हो गए थे, और फिर मॉडर्ना का तो मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि वो जब लगी तो उसके बाद मैं बीमार हो गई थी, डिहाइड्रेशन एंड डायरिया हो गया था। चाइनीज वैक्सीन, हाँ, साइड इफेक्ट चाइनीज वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट हैं ताकि लोग परेशान ना हो? हर वैक्सीन जो होती है उसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, और ये बॉडी टू बॉडी रेफर करता है। बॉडी एक लाइट सी बॉडी, एक माइल्ड सा फीवर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर गेटिंग कोविड अगेन और समथिंग लाइक दैट। इट मीन्स दैट योर बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग टू द वैक्सीन एंड इट इज प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज फॉर यू टू प्रोटेक्ट इट फर्दर, ठीक है, इसका मकसद ये है। हाँ। और दूसरी बात है कि फाइजर 6 नंबर पर है अब, और ये उन लोगों के लिए जिनका इम्यून सिस्टम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, सिक हैं, या कोई चीज इस तरह की टॉलरेट नहीं कर सकते। मैंने जिस पे रिसर्च किया है वो फाइजर उन लोगों के लिए लग रही है जिनका कोई किडनी ट्रांसप्लांट है, कोई हार्ट ट्रांसप्लांट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, हाँ, इस तरह के वो जिनको कोमोबिलिटीज हैं, जिनको कोई और इस तरह की बीमारियां इश्यूज हैं, उनके लिए फाइजर जो है वो की गई। और फाइजर के बाद ट्रैवलर्स के लिए भी थी, क्योंकि कुछ कंट्रीज वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ये वाली, लेकिन WHO डिक्लेयर इट वेरी क्लियरली कि ये सारी वैक्सीन जो है FDA ने, जो कि आपकी फेडरल एजेंसी होती है ड्रग टेस्टिंग की, वो उसने इसको अप्रूव किया और उसके बाद WHO ने किया, क्योंकि इन सारी वैक्सीनेशंस की सक्सेसफुली ट्रायल्स हो चुके हैं। जब ट्रायल्स हो चुके होते हैं, अब बात ये है कि ट्रायल्स जब हो रहे होते हैं, हमारे पास पहले जैसे अल्फा बीटा की हम बात कर रहे थे, तो ये ट्रायल्स तब आए, वैक्सीनेशन तब आई। अब ये जो डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, क्या ये वैक्सीन उसके लिए भी मतलब इफेक्टिव है? जी, क्योंकि बनाई तो उसी स्ट्रेन के लिए है ना, बेशक वो वेरिएंट चेंज हो गया हुआ है, हाँ, ठीक है, लेकिन बनाई तो उसी के लिए है ना, ठीक है। अब आप किसी खाने का फ्लेवर चेंज कर देंगे, कुछ और बना लेंगे, तो ये तो नहीं होगा कि वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट उसको उसमें चिकन तो चिकन ही रहेगा ना, उसका टेस्ट बदल सकता है। हाँ। आपने उसके नाम और कर दिए, उसमें चीजें और ऐड कर दी, लेकिन इफेक्टिव तो वो कोविड के लिए ही है। कोविड का जब आइसोलेट किया, उसका सीक्वेंस बना, तो ये उस सीक्वेंस के अगेंस्ट बनती हैं वैक्सीन जो होती हैं। जब सीक्वेंस हो जाते हैं वो स्ट्रेन्स, तो उसके अगेंस्ट बनती हैं। अच्छा, एक ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि पहले जिन्होंने वैक्सीन लगवाई, कोई चाइनीज वैक्सीन लगवा ली, और उसके बाद उन्होंने सेकेंड डोज जो है वो किसी और साइनोवैक और कैनसाइनो, तो ये अभी साइनोफॉर्म वगैरह तो लग ही रही है, मॉडर्ना या फाइजर या स्पुतनिक लगवा ली है, तो उसका कोई बॉडी पे रिएक्शन या इस तरह का कोई मसला है? वैसे ये साइंटिफिकली तो ठीक नहीं है। ओके, साइंटिफिकली ठीक नहीं है। जब आपको 2 वैक्सीन कही गई हैं कि आपने अगर साइनोफॉर्म लगाई गई, तो हम चूंकि हमारे वहाँ पर वैक्सीन सेंटर भी है, तो वहाँ पर स्ट्रिक्टली एडमिनिस्टर किया गया, और अगर वैक्सीन शॉर्ट भी हो गई तो वैक्सीन उन लोगों के लिए ज़रूर रखी गई कि अगर आपने साइनोफॉर्म पहले लगवाई है, हाँ, तो सेकंड डोज वालों के लिए साइनोफॉर्म हमने सेव कर पहले से ही स्टॉक पहले से स्टॉक कर ली, दैट शुड नॉट गेट रन आउट ऑफ इट, कि उनको कोई और वैक्सीन ना लगवानी पड़े। सेकंड डोज उसी वैक्सीन की ही लगी उनको, ठीक है। लेकिन ट्रैवलर्स के लिए ये था कि अगर उन्होंने बूस्टर डोज लगवानी है तो फिर उनको फाइजर या मॉडर्ना या जॉनसन। अच्छा, यहाँ पे बूस्टर डोज लगेगी? बिकॉज WHO ने एक रिपोर्ट दी है, उसने कहा है कि अभी जो डेवलप कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका है और कनाडा है, वहाँ पे बूस्टर डोज नहीं लगेगी, मतलब थर्ड डोज वो नहीं लगेगी जब तक अंडर डेवलप कंट्रीज के लोगों को 2 डोज नहीं लग जाती। हाँ जी। तो हमारे यहाँ पे क्या बूस्टर डोज आगे कोई प्लान किया हुआ है बूस्टर डोज लगने के लिए? हाँ जी, बाहर तो इस तरह होता है कि हमने तो अपनी पूरी डबल डोज भी काफ़ी लो, अब हमने तकरीबन 3.25 करोड़ से ज़्यादा हम पहुँच गए हैं, ठीक है।
और बड़ा सक्सेसफुली हम इसको कर रहे सख्ती हैं। की है तो पहुंच रहे हैं, बिल्कुल, अदरवाइज बहुत पीपल्स आर successfully नॉट कर रहे हैं। रेडी कि उनको बाहर वैक्सीनेट आपको पता है कि 90 डेज का गैप है आपकी दूसरी डोज में, yes. बिकॉज दे वांट टू कवर द पॉपुलेशन मैक्सिमम हाँ। विद अ सिंगल डोज। लेकिन हमने लोगों को दूसरी डोज के लिए भी उतना ही मोटिवेट करना होता है जितना पहली के लिए करना होता है, ठीक है। क्योंकि लोग कहते हैं अच्छा ये तो हमने गलती से लगवा ली, अब हमने दूसरी नहीं लगवानी। अच्छा डॉक्टर गजाला, ये भी क्लियर कर दीजिएगा, मेरे सुनने में ये आ रहा है कि ये आफ्टर 2 years, मतलब 2 साल के बाद आपको हर 2 साल के बाद ये वैक्सीन लगवानी है, इस तरह की कोई बात? जस्ट लाइक द फ्लू, जैसे आप जब भी बाहर ट्रैवल करते हैं या सीजन चेंज होता है तो आप फ्लू की वैक्सीन लगवाते हैं, अभी भी लगवाते हैं लोग। इन्फ्लुएंजा के लिए बहुत सी फ्लू के लिए भी वैक्सीन लगवाते हैं जस्ट टू सेफ साइड। तो उसमें भी ये है कि वो आपके सारे स्ट्रेन्स नहीं कवर करती, लेकिन एट लीस्ट आप किसी हद तक 70% उस फ्लू से सेफ तो हो जाते हैं ना। अब अगर कोई ये कहे कि जी हमने वैक्सीन लगवाई हुई थी और उसके पास वी वर एक्सपोज्ड, हम गैदरिंग में चले गए, हमने केयर नहीं की, हमने SOPs पे अमल नहीं किया कि अब हम मास्क के बगैर भी फिर सकते हैं, वी कैन ऑफ द मास्क एंड वी कैन हैव द गैदरिंग एंड वी कैन हैव अ गपशप विद ऑल द पीपल, तो इट्स रॉन्ग। फिर आप जरूर गेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वायरस पहले दिन से बता रहे हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड है, बार बार म्यूटेट होगा अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। जब जब ट्रैवल करेगा तो इसकी नई नई फॉर्म्स आएंगी। ओके, ठीक है, उसमें मतलब तो स्टिल इस पे अब रिसर्च ये हो रही है। पेंडेमिक नहीं रहा, अब ये एंडेमिक है तो पीपल शुड लर्न टू लिव विद इट, Yes, बट exactly. विद ऑल द SOPs, विद ऑल द विद ऑल द SOPs। अच्छा, केयर करने में ही हिफाजत है। इन चाइना से सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ, लेकिन आप देखेंगे चाइनीज ने सबसे पहले उसको सक्सेसफुली कंट्रोल किया। यस, उन्होंने बहुत वुहान अच्छा। को लॉकडाउन कर दिया, बहुत बिल्कुल अच्छा। बंद कर दिया था। उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज बड़ी अच्छी तरह दोबारा ओपन भी किए विद ऑल द SOPs। उनके स्कूलों के बच्चों को भी ट्रेंड थे that they were wearing the shields even, not to cross contamination with the fellows। लेकिन हमारे यहाँ ये वाली चीजें नहीं है, लेकिन स्कूलों में तो फिर भी किसी हद तक हैं। हमारे यहाँ लेकिन पे हम सबसे अफवाहें पहले ज्यादा स्कूल हैं। बंद कर देते हैं। एग्जैक्टली, हम पढ़ाई सबसे पहले बंद कर देते हैं। हमारे यहाँ पे अफवाहें ज्यादा हैं, इलाज की तरफ हम कम जा रहे हैं। हम और जो इसमें चीजें होती हैं वो हम फॉलो नहीं करते, जो SOPs हैं, जो बार बार गवर्नमेंट कह रही है, जो बार बार SOPs डिक्लेयर हो रहे हैं, जो आपके मीडिया के थ्रू कहा जा रहा है, आपके मोबाइल पे मैसेजेस चल रहे हैं, आप उनको फॉलो नहीं करते। अभी तक हमारे पास वो पेशेंट आते हैं, कल भी एक पेशेंट मेरे पास था, वो मुझे कहता है कि मुझे नेगेटिव की रिपोर्ट बना दें, कोरोना शुरोना नहीं होता कुछ भी, यही बात मुझे है, बना अवेयरनेस दें ही क्योंकि नहीं मैंने सर्जरी करवानी है तो मुझे एक नेगेटिव। अच्छा, मेरा उनके लिए बड़ा एक सिंपल सा एक लॉजिक है कि कहते हैं कि हम आपने कोरोना देखा है, कोई कोरोना नहीं होता। तो मैंने कहा मुझे ये बता दिया, आपने बुखार की जरासीम देखी है? किसी ने आके आपको खुद कहा है कि मैं बुखार हूँ? जिस तरह बुखार होता है उसी तरह कोरोना है, इट्स अ जर्म जो कि आप नहीं देख सकते। लेकिन कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता, कोई फैमिली ये क्लेम नहीं कर सकती कि मेरे घर में कोविड नहीं आया, इट ट्रेवल टू ईच एंड एवरी हाउस। एग्जैक्टली, आप में इम्यूनिटी लेवल अच्छा था, कोई ना कोई सफरर था, किसी न कोई ना कोई फैमिली मेंबर जरूर सफरर था। अच्छा मैडम, अब जो ये डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, समटाइम ऐसा होता है कि बॉडी एशेज और आपको सिम्टम्स वही कोरोना वाले होते हैं, लेकिन जब आप अपना टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट में वो नेगेटिव टेस्ट आता है, तो फिर उसको क्या कंसीडर किया जाए? दैट पेशेंट इज कोरोना वेरिएंट। उसके बाद हमने उसके सप्लीमेंट्री टेस्ट भी रखे हैं कुछ। ओके, वो ब्लड टेस्ट भी हैं, उसके बाद आपका CT स्कैन भी है, उसके बाद आपका एक्सरे भी है, ये वाले सारे टेस्ट और उसकी क्लिनिकल सिम्टम्स। जाहिर है वो एक टेस्ट तो आपको लीड नहीं ना करता कंक्लूजन पे। आपने सारी चीज़ें, आपकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपकी रिपोर्ट के नीचे लिखा होता है। जब आप रिपोर्ट लेते हैं कोविड की, तो किसी भी चीज़ की भी, तो उसके नीचे लिखा होता है प्लीज डू नॉट को रिलेट द रिपोर्ट विद द अदर थिंग्स, इट शुड बी रिलेटेड टू द क्लिनिकल सिम्टम्स एंड द क्लिनिकल आउटकम्स एज वेल। ओके, ठीक है, तो वो जो आपके इर्द गिर्द चल रहा है, हो सकता है वो आपने जिस जगह से टेस्ट करवाया है, हर जगह का कंट्रोल, हर जगह के स्टैंडर्ड्स, हर जगह मल्टीवेरिएंट किट नहीं यूज हो रही, वो आपका स्ट्रेन वहाँ पे डायग्नोज नहीं हुआ। लेकिन जो ही आप एक्सरे करवाएंगे, अपने कुछ ब्लड टेस्ट करवाएंगे, जैसे D डाइमर है, फेरेटिन है, CRP है, ये वाले टेस्ट। अच्छा, मैं यही पूछना चाह रही थी कि एयरपोर्ट्स पे यूजुअली ये है, बहुत सी न्यूज़ ये आती है कि CRP टेस्ट करवाना है रैपिड टेस्टिंग से भी। अच्छा, इसकी क्या एक्यूरेसी है? इससे कितना पता चलता है? रैपिड टेस्ट की कोई एक्यूरेसी नहीं। अच्छा, दैट इज नॉट एक्यूरेट। ये जस्ट एक आपने फॉर द टाइम बीइंग एक्सक्लूड करना होता है, एक प्रोसीजर फॉलो करना है, एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। लेकिन वो एंटीजन जो है वो चूंकि अब
हम और कोई इतना कोई टेस्ट हो नहीं सकता था। हाँ। PCR जो है वो टाइम टेकिंग टेस्ट है, वो 3 आवर्स से कम का है ही नहीं, मिनिमम 3 आवर्स है, 3 to 4 आवर्स है। तो वो आपने एक एंटीजन टेस्ट जो था वो टैब रखनी पड़ गई सब एयरपोर्ट्स पे, जस्ट टू एक्सक्लूड, क्योंकि टेम्परेचर या फीवर आपको किसी और वजह से भी हो सकता है। बिल्कुल आपको ठीक। फटीग से हो सकता है, टायर्डनेस से हो सकता है, किसी भी और चीज़ से। बिल्कुल ठीक। एंटारिक फीवर भी इतना चल रहा है, लेकिन उसको आप कोविड के साथ नहीं रिलेट कर इंटरलिंक सकते, नहीं कर ठीक है? सकते, ठीक है। लेकिन वो और कोई तरीका नहीं था कि अच्छा, sometime रैपिड लोग टेस्टिंग, एंटीजन हाँ, रैपिड टेस्टिंग का करना शुरू कर दिया कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ पता चल जाए, पता चल जाए। बिल्कुल ठीक है? ठीक उससे कोई 30% 40% उनके केसेस रूल आउट होना शुरू हो गए। हाँ। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि जब हमने लाहौर में सबसे पहले डेल्टा वेरिएंट या इंडियन वेरिएंट डायग्नोज किया, वो फैमिली जो कि यूएसए से आई थी, तो उनको भी एयरपोर्ट वालों ने तो चेकआउट किया ही है ना, तो वो वहाँ से एंटीजन या रैपिड टेस्टिंग क्लियर करवा के आए हैं। ओके, But तो मतलब they इसी went- से एक्यूरेसी पता चल जाए, इसी से rapid। एक्यूरेसी पता चल हाँ। जाती है। दे वर नॉट हैविंग सिम्टम एट दैट टाइम, दे वर सिम्टोमेटिक, लेकिन जो ही उनको कुछ सिम्टम्स डेवलप हुई तो फिर ही वो टेस्टिंग के लिए गए ना, ठीक है? तो जब वो टेस्टिंग के लिए गए तो दे वर पॉजिटिव, और पहले एक पॉजिटिव, फिर 2 दिन के बाद 2, क्योंकि जाहिर है इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है इसका, 72 आवर्स 48 आवर्स, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो वो जब 72 आवर्स के बाद उनके दूसरे फैमिली के लोग, इवन उनके सर्वेंट्स, होल फैमिली वाज पॉजिटिव, 17 लोग थे, सब में डेल्टा वेरिएंट जी, था। जी, सब में सेम, और वो ऑलमोस्ट सब के सब वैक्सीनेटेड थे। लेकिन ये चूंकि इसकी ट्रांसमिशन रेट इसका ज़्यादा है, और हम चूंकि फैमिली में तो मास्क नहीं पहनते अंदर तो घर के, तो वो जाहिर है कि एक से दूसरे में ट्रांसमिट। अच्छा, ये भी एक क्लियर कर दें, क्योंकि अक्सर रेस्टोरेंट्स में या वैसे हम लोग जब बाहर जाते हैं तो बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जो के साथ बैठी होती हैं, वो ये कह के मास्क नहीं पहनते कि हम वैक्सीनेटेड हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। तो क्या तब मास्क, अब हमें इसका तब भी इस्तेमाल करना चाहिए अगर हमने वैक्सीन लगवा ली है, तो मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए? ये यूएसए में एक बहस हुई थी, हाँ। और कनाडा में बाकायदा उस शख्स ने कोर्ट में केस भी किया था, और वो जीत भी किया है जीत कनाडा भी में। गया, लेकिन बाद में उसने सोशल मीडिया पे बड़ा अच्छा एक्सक्यूज भी किया था। एक्सक्यूज किया था, फिर वो गूगल पे खबर भी चली है पूरी कि वो रॉन्ग है। जब तक आप SOPs पे अमल नहीं करेंगे पूरे पे, अब जैसे अगर आप फ्लू की वैक्सीन लगवाते हैं तो आप सारे फ्लू के स्ट्रेन से तो कवर नहीं हो जाते ना, इसका फिर भी मतलब 100% तो एक्यूरेसी एक्यूरेसी नहीं नहीं है। होती। हाँ, कोई भी स्ट्रेन, ये कोई भी वैक्सीन आपको ये तो नहीं कह रही कि अब आपने वैक्सीन लगवा ली है, अब आप गैदरिंग्स में जाएं 400 की, अब आप गैदरिंग्स में जाएं अनवैक्सीनेटेड पीपल की, अब आप उन गैदरिंग्स में चले जाएं इवन द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम द कोविड। तो इस तरह तो ट्रांसमिशन आपका बढ़ना ही है, कम तो नहीं होना। हाँ, तो इसलिए अगर SOPs पे फॉलो करें टू रिड्यूस इट, अगर आप खुद से, जब तक, मैं कहती हूँ जब तक लोग खुद नहीं ना समझेंगे, मीडिया, गवर्नमेंट, आपका WHO, आपका CDC, कोई कुछ नहीं कर सकता until and unless people learn themselves कि हमने SOPs को फॉलो करना है। अवेयरनेस उसके लिए जरूरी है अवेयरनेस ना? बहुत ज़रूरी है, और हमने अपनी फैमिली को बचाना है, और ये आपकी एथिकल और मॉरल ड्यूटीज हैं। ड्यूटी है, एग्जैक्टली, Duty है। अपनी जान पे अपनी जी। हिफाजत करना, ये हमारे जिस्म का हम पे फर्ज है कि हम अपनी जान की और अपनी सेहत की हिफाजत खुद करें, और हम अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्तों को इससे बचाएं। अगर exactly। मैं खुदा न खास्ता उसमें हूँ कोविड में, तो आई शुड बी आइसोलेटेड आइसोलेटेड, यस, फ्रॉम द फैमिली, फ्रॉम द फ्रेंड्स, फ्रॉम द वर्क प्लेस। हाँ, वर्क क्वारंटीन प्लेस ही करना करना है, चाहिए। बिल्कुल। अगर हम वर्क प्लेस पे अपने लोगों को सेव करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि हम उससे आइसोलेट हो जाएं और अपने पूरे SOPs पे फॉलो करें। मैं तो सारा दिन, चूंकि हमारा बहुत बिजी हॉस्पिटल है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सारा दिन पेशेंट्स को, उनके रिलेटिव्स को, आपका एक पेशेंट है और उसके साथ आपके 10 अटेंडेंट होते हैं। एग्जैक्टली, और हॉस्पिटल उनको नहीं, आप ऐसा कह लगता है कि दें- वो किसी पिकनिक के लिए जी, आए जी। हुए हैं। उनको आप अगर कह दें कि प्लीज आप मास्क पहन लें, तो वो यहाँ तक मास्क पहन, हाँ, बिल्कुल ठीक है। जबकि उनको बार बार बताया है कि इसके नेजल में रिसेप्टर्स ब्रीदिंग तो आपने नोज से ले लिया ना मैडम, टाइम वो थोड़ा है रिसेप्टर्स हैं जी। तो आप इसी के साथ बाइंड करते हैं, तो आपका इन्फेक्शन यहीं से होता है। और हमारे डॉक्टर्स और हमारा पैरामेडिक्स जो स्टाफ है वो तो इस तरह फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं और आप आप लोग, सोचें, तो हमें हम सलाम जब पेश पता करते हैं चलता है आप कि लोगों को। नई वेव आ गई है, जब हमारे डॉक्टर्स, हमारा स्टाफ पॉजिटिव होना शुरू होता है। बिल्कुल, ये मैं यही कहती हूँ हमारे कि सोल्जर्स डॉक्टर्स इस वक्त आप तीन हैं, दफा आप हम लोग सोचिए आपको positive सलाम हो जाए। पेश करते हैं, बिकॉज आप लोगों की वजह से हम लोग अगर
ठीक हैं और हमारी डेथ रेशो बहुत कम है, जस्ट बिकॉज हमारे डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पर खड़े हैं, वो घबरा के पीछे नहीं हुए। थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।